अज़ीज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। मयारी उर्दू में आप तमाम का दिली खैर मकदम है। नाज़रीन, आज हम लोग आपकी निसाब को आगे बढ़ाते हुए अफसाना आपक से जो तफसीली सवाल आपके इम्तिहान में आना है उसे देखेंगे। जैसा कि मैं आपको इससे कब्ल की वीडियो में भी बता चुका हूँ कि अफसाने के हिस्से से 10 मार्क्स है आपके पास। 5 मार्क्स जो है वो ऑब्जेक्टिव सवाल जवाब में यानी कि 1 नंबर वाले सवाल में है और 5 मार्क्स जो है वो 5 नंबर वाले सवाल में है। यानी कि आपके इम्तिहान में सवाल नंबर 6 में देखिए इस तरह से कि दर्ज झैल में से किसी एक सवाल का जवाब दीजिए। 2 सवाल दिए जाते हैं अफसाने के हिस्से से और किसी एक सवाल का जवाब मांगा जाता है और ये सवाल जो है अक्सर दोनों अफसाने से मिला करके दिया जाता है। 2 अफसाने हैं आपके निसाब में, एक तो आपा और एक बेवज़नी। तो और जवाब जो है कम से कम 100 अल्फाज पर मुश्तमिल हो, यानी कि 100 से कम ना हो, 100 से ज़्यादा हो सकता है, 100, 120, 150 से। तो अफसाने के हिस्से से 2 तफसीली सवालात आपके इम्तिहान में अक्सर पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं और एक का जवाब को देना होता है। तो जैसे मान लीजिए अगर आपको रोमन नंबर 1 में जैसे ज़फ़र ओगानवी की अफसाना निगारी का जायज़ा लीजिए। अगर आपको ये पता है तो आप क्या करेंगे, सवाल नंबर 6 के 1 का जवाब ज़फ़र ओगानवी की अफसाना निगारी का जायज़ा अंडरलाइन उसका जवाब लिखना आप शुरू कर देंगे इस तरह से। तो आज हम लोग इसी अफसाने के हिस्से से जो तफसीली सवाल का मामला है उसे हल करेंगे, क्योंकि अफसाना आपा के हवाले से तो ऑब्जेक्टिव सवाल का मामला हल कर चुके हैं हम लोग। उम्मीद है आप देख चुके हैं। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखें हैं तो आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए, क्योंकि 5 मार्क्स जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर में है। अगर आप नहीं देखेंगे, काहिली करेंगे तो आपका 5 मार्क्स चला जाएगा। अगर आप वीडियोज़ को 1-2 बार देख लेंगे तो आसानी से आप हल कर पाएंगे। तो बेहतर यही कि आप देख लीजिए। और आज हम लोग इस वीडियो में जो अफसाने के हिस्से से तफसीली सवाल आना है उसे देखेंगे। उसके बाद बेवज़नी से सिर्फ मौरूजी सवाल बना करके अफसाने का हिस्सा ख़त्म कर देंगे। यानी कि सिर्फ अफसाने के हिस्से से आपको जो तफसीली सवाल दिया जा रहा है वो एक, ठीक है, जो इस वीडियो में आप देखेंगे। दोनों अफसाने में से मिला करके जो अहम है, इस बार एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब दोनों अफसाने से मिलाकर के एक तफसीली सवाल, उसके बाद तफसीली सवाल का हिस्सा ख़त्म हो जाएगा इससे, और बस बच जाता है बेवज़नी। तो मैं उसकी वजाहत करके उस पर जो ऑब्जेक्टिव सवाल जवाब होगा उस पर वीडियो बना दूंगा, तो आपका अफसाने का हिस्सा कंप्लीट, उससे 10 नंबर इंशाल्लाह हासिल हो जाएगा। तो नाजरीन, आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आपके इम्तिहान में इस बार जो तफसीली सवाल अफसाने के हिस्से से आने की गुंजाइश है वो है मुमताज़ मुफ्ती की अफसाना निगारी। मुमताज़ मुफ्ती की अफसाना निगारी इस बार बेहद अहम है। बहुत मुमकिन है कि इस सवाल को इसी तरह से लाया जाए। तो मुमताज़ मुफ्ती की अफसाना निगारी का जायज़ा लीजिए। ये जो टॉपिक है वो 2024 के इम्तिहान के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप इनसिक्योर फील कर रहे हैं कि नहीं मुझे एक और तफसीली सवाल चाहिए, तो मैं उस पर वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि आप उसको खुद से कर लें। तो वो बेवज़नी का तनक़ीदी जायज़ा, उसे अगर आप किसी गाइड वगैरह में देख करके तैयार कर लेते तो कर लीजिए, क्योंकि मेरे पास चूँकि आपके सिलेबस को आगे बढ़ाने के लिए और भी बहुत से काम हैं, इसलिए चूँकि ये सबसे अहम है इसलिए मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ, मुमताज़ मुफ्ती की अफसाना निगारी। ठीक है, तो इसे अपनी नोट कॉपी में उतार लीजिए और इसे याद कर लीजिए, हूबहू याद कर लीजिए। इंशाल्लाह 5 मार्क्स इसमें आपको मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले इम्तिहान में आपके इम्तिहान में जो सवाल आएगा वो किस तरह से आएगा मैं ये भी बता देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। तो इम्तिहानी सवाल का नमूना ये है कि सवाल नंबर 1 बहुत हद तक गुंजाइश है कि सवाल यही आ जाए कि मुमताज़ मुफ्ती की अफसाने निगारी का जायज़ा लीजिए। बहुत 1 नंबर पे इसीलिए मैंने इस सवाल को लिखा कि मुमकिन है कि ये जुमला एक लफ्ज़ भी इधर उधर नहीं होगा। और दूसरा क्या है कि अफसाना आपा के हवाले से मुमताज़ मुफ्ती की अफसाना निगारी का जायज़ा लीजिए। तो अगर अफसाना आपा के हवाले से मुमताज़ मुफ्ती की अफसाना निगारी का जायज़ा आ जाता है तो भी आपको इसको लिखना है। और अगर मुमताज़ मुफ्ती की इंशा पर्दाजी, अदबी खिदमात या नस्र निगारी का जायज़ा लीजिए, ये सवाल आता है तब भी आपको इसको लिखना है। बस क्या है, इसमें लफ्ज़ों को उलट दिया गया है, अंदाज बदल दिया गया, सवाल वही है। अगर देखिएगा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपा के हवाले से मुमताज़ मुफ्ती की अफसाना निगारी लिखिए, मुमकिन है कि ये नहीं आएगा लेकिन आ भी सकता है, इसलिए मैं आपको पहले से मुत्तले कर दे रहा हूँ। तो अगर आता है तो यहाँ पे आपको, जब आप इस नोट्स को देखेंगे अभी आगे, तो क्या करेंगे कि हर जगह में जहाँ जहाँ पे अफसाना निगारी है
मुकम्मल अफसाना निगारी वहाँ पे सिर्फ आपको आपा लिख देना, मतलब थोड़ी सी अगर होशियारी दिखाएंगे तो आप आराम से लिख पाएंगे। तो चाहे वो अफसाना निगारी आए या आपा के हवाले से आए या नसर निगारी या इंशा परदाजी, तो आपको इसी जवाब को लिखना है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, उम्मीद है आप समझ गए। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं, इस सवाल के जवाब को देखते हैं। जवाब लिखने का तरीका तो आप वाकिफ़ हैं कि जवाब आपको किस तरह लिखना है। मैं ड्रामे के हिस्से में समझा चुका था कि आप किस तरह लिखेंगे जवाब को। तो आप जो है, अगर सवाल आता है कि मुमताज़ मुफ्ती का अफसाना निगारी, तो आपको लिखना है सवाल नंबर 6 का 1 का जवाब, उसके बाद नीचे में मुमताज़ मुफ्ती की अफसाना निगारी, और उसके बाद जो है अब आप इसको लिखना शुरू करेंगे लाइन चेंज करके। पैराग्राफ चेंज करना किसको कहते हैं आप ये भी जानते हैं, ठीक है। तो मैं अब आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो मुमताज़ मुफ्ती का शुमार उर्दू अफसाने की ऐसी मुमताज़ और रुझान साज शख्सियत में होता है जिन्होंने अपने अफसानों में इंसानी ज़िंदगी के मसाइल को नफ्सियाती उलझनों के पस मंज़र में पेश किया है। देखिए, इसमें हो सकता है कि लफ्ज़ ज़रा मुश्किल आ जाए। मैं बहुत कोशिश किया कि लफ्ज़ को आसान रखूं, तो अगर कोई लफ्ज़ मुश्किल आ जाए तो उसे आप याद कर लीजिएगा। देखिए, मुमताज़ मुफ्ती एक ऐसे अफसाना निगार हैं जिन्होंने अपने तकरीबन तमाम तर अफसानों में नफ्सियाती कशमकश को, इंसानों के अंदर जो नफ्सियाती कशमकश है ना किसी चीज़ को लेकर के, आप एक अफसाना आपा पढ़ चुके हैं, उसमें देखिए कि आपा जो है वो किस तरह की उलझनों में मुब्तला है। यही नफ्सियाती कशमकश है, इंसान के जहन में जो चलता रहता है किसी भी चीज़ के तय। तो इन तमाम कशमकश को जो है मुमताज़ मुफ्ती ने अपने अफसानों में इस तरह से पेश किया है कि एक रुझान बन गया, यानी कि दूसरे अफसाना निगारों ने भी इसकी तकलीद शुरू की। इसीलिए रुझान साज मैंने लिखा कि रुझान साज हैं। इन्होंने अपने अफसानों में नफ्सियाती कशमकश को इस अंदाज में और इस तरीक़े से पेश किया है कि दूसरे अफसाना निगारों ने भी इसकी तख्लीद शुरू की। तो इन्होंने एक रुझान बना दिया है। इन्होंने क्या किया कि नफ्सियात को पेश करने का एक ट्रेंड सेट कर दिया। समझ में आ रही है बात? तो इनका शुमार ऐसे मुमताज़ रुझानसाज लोगों में होता है जिन्होंने नफ्सियाती उलझनों को बहुत उम्दा तरीके से पेश किया है। चलिए, इन्हें ये इम्तियाज़ हासिल है, यानी कि इनके हक़ में ये ख़ास बात है, इन्हें ये इम्तियाज़ हासिल है कि इन्होंने प्रेमचंद से लेकर के सआदत हसन मंटू और इस्मत चुगताई वग़ैरह तक की रिवायत को परवान चढ़ाया नहीं, तरक्की दिया, फ़रोग़ दिया। तो देखिए, मतलब मुमताज़ मुफ्ती के हवाले से ये बात कहते हैं लोग कि इन्होंने प्रेमचंद ने जिस तरह से हकीकत निगारी को पेश किया है, तो इन्होंने भी हकीकत निगारी को आगे बढ़ाया। सादत हसन मंटू के यहाँ देखेंगे आपके जो समाजी बुराइयां हैं, जो जिनसी मसाइल हैं, उन चीज़ों को, तो इन्होंने उन चीज़ों को भी आगे बढ़ाया है। इस्मत चुगताई के यहाँ पे भी जो है औरतों के मसाइल हैं, घरेलू मसाइल हैं, इन चीज़ों को भी इन्होंने आगे बढ़ाया है। तो इन्होंने इन तमाम लोगों की रिवायत को आगे बढ़ाया है। एक इंसान और इतनी सारी रिवायतों को आगे बढ़ाया है, मौज़ूआत को आगे बढ़ाए हैं। इन्हें ये भी इम्तियाज़ हासिल है कि इन्होंने अपने तख्लीकी सफ़र के दौरान किसी की तक़लीद नहीं की, इन्होंने अपना रास्ता खुद निकाला। यानी कि लिखने के लिए इन्होंने ना ही मज़ामीन में कोई तक़लीद इन्होंने की और ना ही लिखने के अंदाज़ में जो रविश जिसको बोलते हैं, उसलूब बोलते हैं, ना ही इनके मज़ामीन में कोई तक़लीद है और ना ही इनके उसलूब में। इन्होंने इनके मज़ामीन अछूते हैं, इनका उसलूब भी अछूता है। तो इन्होंने किसी की पैरवी नहीं की, तक़लीद नहीं की, नकल नहीं की इन्होंने। मेरे ख्याल से इस बात को आप समझ रहे हैं। तो ये एक ऐसे अफसाना निगार है जिन्होंने नफ्सियात को बहुत उम्दा तरीके से पेश किया है और प्रेमचंद वगैरह की रिवायत को आगे बढ़ाया और इन्होंने किसी की पैरवी नहीं की। यहाँ तक ये बात है। चलिए दूसरे स्लाइड को देखिए। इनके फ़िक्र फ़न में दाखिलियत को खारजियत पर फ़ौक़ियत हासिल है। इनके फ़िक्र फ़न में, यानी कि इनका जो फ़न है ना, वो उनमें क्या है कि इनके यहाँ दाखिलियत खारजियत पर हावी है। अब ये दाखिलियत और खारजियत क्या है? दाखिलियत कहते हैं कि हमारे जहन में जो कुछ चल रहा होता है, अंदरून को दाखिलियत कहते हैं, दाखिली। और खारजी जो है, यानी खारजियत उसी से है। तो खारजियत यानी कि बैरून, बाहर। जैसे कि आप देखे होंगे कि अफसाना आपा में जो आपा है, उनके अंदर में, उनके दिल में जो कुछ चल रहा होता है, उनको आप देख रहे हैं। और उसी किरदार में, उसी आपा के किरदार में एक ये है साजिदा। तो उस लड़की के बैरून में जो भी चीज़ें हैं, आप उसको देख रहे हैं कि रख रखाव है, बनावट है, बोलने में बनावट है, तसन्नुअ है, रिझा करके बोलती है, चलने में ये चीज़ें हैं। तो जो मतलब इनके यहाँ क्या दाखिलियत ज़्यादा है।
खारजियत कम है। इन्होंने दाखिलियत पर ज़्यादा जोर दिया। जितने भी अफसाने पढ़ेंगे तो लोगों के जहन के अंदर में, दिल में क्या चल रहा होता है, वो कहाँ घुट रहा है, क्यों परेशान है, क्यों बेजार है, या कैसी चीज़ें हैं, उन चीज़ों को इन्होंने ज़्यादा पेश किया है बनिस्बत बाहरी चीज़ों के। ठीक है, तो फ़ौक़ियत हासिल है, यानी कि तरजीह है, क्योंकि इन्होंने समाज और इंसान का जायज़ा खारजी अवामील की बुनियादों पर नहीं बल्कि उनके दाखिली अनासीर की बुनियादों पर लिया है। यानी इंसान का जो जायज़ा इन्होंने लिया है वो समाज में जो बाहरी चीज़ें हैं उन चीज़ों के बनिस्बत, उन चीज़ों की बुनियाद पर नहीं, बल्कि इंसान के अंदर क्या चल रहा है उस बुनियाद पर इन्होंने इंसान और समाज का जायज़ा लिया है। इन्होंने इंसान की दाखिलियत में उतर कर उसकी जज्बाती उलझनों, नफ्सियाती कशमकश और माशरती तसादुम को जाहिर किया है। यानी कि इंसान के अंदर में क्या चल रहा है, वो एक बाहरी इंसान होकर के वो किसी इंसान के अंदर में घुस जाती हूँ, समझिए, ख्यालात में, और उसको पेश करते हैं। मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखेंगे कि हिंदुस्तान इस बार वर्ल्ड कप हार गया है, तो अगर आप मान लीजिए उस पर तारीख़ लिखेंगे, हिस्ट्री लिखेंगे, तो आप ये दिखाएंगे कि वो किन वजूहात की वजह से, यानी कि बैटिंग ख़राब हुई या बॉलिंग ख़राब हुई, फील्डिंग ख़राब हुई, इन चीज़ों की वजह से इंडिया जो है हार गया। लेकिन जब आप अदब में लिखते हैं तो आप ये दिखाते हैं कि ड्रेसिंग रूम में क्या हाल था, विराट कोहली के जहन में क्या चल रहा था, जहनी कशमकश किस तरह की थी, रोहित शर्मा किस तरह परेशान थे या उनके जहन में क्या प्लानिंग थी और वो किन चीज़ों से जूझ रहे थे, वो अंदरूनी बातें, ये है अदब। ठीक है, तो इन्होंने भी इंसान के अंदर उतर करके उन्होंने पेश किया कि किसी इंसान के अंदर में क्या चल रहा होता है किसी मसाइल की वजह से, जैसा कि अफसाना आपा में आपने देखा है। उसके बाद देखिए, इनके अफसाने फ़िक्री व फ़नी सतह पर उर्दू अफसानवी अदब के बेहतरीन अफसानों में शुमार किए जाते हैं। बिलाशुबा इनके अफसानों में जो है, जो मौज़ूआत हैं, जो उसलूब है, इस वजह से बहुत नादिर अफसाने हैं। तो अफसानवी अदब में इसका शुमार बहुत सर फहरिस्त के अफसानों में होता है। इनके अफसानों के मौज़ूआत का कैनवस बहुत वसी है, यानी कि इनके यहाँ मौज़ूआत बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, हर तरह के मौज़ूआत इसके अफसानों में है, लेकिन जो सबसे ख़ास मौजू है वो है जिन्स, औरत और इंसानी नफ्सियाती कशमकश को इनके यहाँ मरकज़ी और बुनियादी हैसियत हासिल है। यानी कि तमाम मौज़ूआत के अलावा जो अगर आप ख़ास बोलेंगे ना कि हाँ ये इंसान के यहाँ ये मसाइल ज़्यादा है, मौज़ूआत ज़्यादा है, तो वो है जिन्स, यानी कि जो मर्द है, औरत है, ये जो जिनसियाती जज्बाती जो मसाइल हैं, आप देखते हैं सोशल मीडिया पे रोज़ बरोज़ कुछ ना कुछ आप देखते रहते हैं। तो ये जो जिनसी मसाइल हैं, लड़कों के साथ जो जिनसी मसाइल हैं, लड़कियों के साथ जो जिनसी मसाइल हैं, इसको इन्होंने बहुत पेश किया है। औरतों के बारे में इनके तकरीबन तमाम अफसानों को जब आप देखेंगे तो औरत आप देखेंगे ही देखेंगे औरत के बारे में। इन्होंने औरत की ज़िंदगी को बहुत उम्दा तरीके से पेश किया है। आप ज़रूर इनके दीगर अफसानों को भी पढ़िए, बहुत मज़ा आएगा। और उसके अलावा तो नफ्सियात तो है ही, इंसानी नफ्सियाती कशमकश, तो ये 3 जो मौज़ूआत हैं इनके यहाँ बहुत ज़्यादा अहम है। बुनियादी हैसियत इनके इन अफसानों को हासिल है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप इस बात को समझ रहे हैं। अब जैसे इन्होंने जो जिन्स को लेकर के इन्होंने लिखा है, तो जिनसी मसाइल में क्या है कि हम लोग जैसे पाबंदियों में जिक्र के रखते हैं, वो इनका मानना है कि खुले फ़ज़ा में इंसानों को रहना चाहिए, ना कि अक़दार और पाबंदियों की ज़ंजीर में इंसान को रहना चाहिए। तो इन्होंने सदा एहतजाज बुलंद किया कि नहीं, इंसान को आज़ाद रखे, ख़ास तौर से औरतों को। लेकिन इस आज़ादी में उर्यानियत नहीं है। जैसे कि आप सादत हसन मंटू के यहाँ देखेंगे तो उनके यहाँ जो है वो लफ्ज़ों में भी उर्यानियत है और किरदारों में भी उर्यानियत है, यानी कि फहश, नंगापन, ठीक है, जो कि बाजारीपन, जो कि ख़राब है अदब के लिए। तो इनके यहाँ वो चीज़ नहीं है। इनके यहाँ एहतजाज तो है कि हम जो है रिवायत से बगावत कर रहे हैं, औरतों को आज़ादी दे रहे हैं, औरतों को खुली फ़ज़ा में जो है छोड़ रहे हैं, लेकिन उर्यानियत नहीं है इनके यहाँ। ठीक है, उसके बाद औरतों के मामले में जो बातें हैं, इन्होंने औरत मतलब इनके यहाँ 2 तरह की औरतें हैं, वो आगे आप देखेंगे, मैं आपको समझाऊंगा कि आगे किस तरह की 2 औरतें हैं, वो भी आप देखिएगा। तो इन्होंने और नफ्सियाती कशमकश, तो ये 3 मौज़ूआत बहुत ज़्यादा अहम है इसके यहाँ। ठीक है, उसके बाद अब आप जो है पैराग्राफ चेंज कर देंगे। ये पी का जो सिंबल है इसे आप अपने जहन में रखिएगा कि यहाँ पे पैराग्राफ चेंज करना है। उसके बाद देखिए, मुमताज़ मुफ्ती ने
नफ्सियाती उलझनों को इस खूबी के साथ पेश किया है कि दूसरा कोई और अफसाना निगार उनके बराबर नहीं आ सका है। वो जो नफ्सियात को पेश करने में इनका जो मकाम है उसे मैं यहाँ पे तारुफी जुमले में लिख रहा हूँ, इसे आपको लिखना है। इन्होंने हर तबके यानी कि हर तरह के लोगों इंसानों की नफ्सियात को पेश किया है, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, औरत मर्द जो भी हो, हर तबके के अमीर गरीब हर तबके के लोगों की नफ्सियात को पेश किया है। इनके ख़ास नफ्सियाती अफसानों में आपा, झुकी झुकी आँखें, सारी बात, हकीकत और माथे का तिल अहम है। ये जो अफसाने हैं वो नफ्सियाती अफसानों में बहुत अहम है। इसके अलावा इसके यहाँ दीगर जितने भी अफसाने तकरीबन का नाम आप ले सकते हैं वो सब भी नफ्सियाती अफसानों में ही शुमार होते हैं। जैसे कि इसमें ख़ास तौर से आपा जो कि आप पढ़ चुके हैं, झुकी झुकी आँखें, सारी बात, हकीकत और माथे का तिल वगैरह। ठीक है, अब जैसे आपा में आप जान चुके हैं कि आपा में जो है एक मिडिल क्लास हिंदुस्तानी लड़की है, उसकी जो मोहब्बत के तई ख़यालात हैं, वो जो कशमकश है उसे आप देखें, उसकी नाकाम मोहब्बत को देखे हैं। उसके बाद जैसे झुकी झुकी आँखें इनका पहला अफसाना है। इसमें उज़रा नाम की एक लड़की है जो कि मोहब्बत को सबसे छुपाए रखने के लिए अपनी आँखों को नीचे मतलब झुका करके रखती है कि अगर वो अपनी आँखों को उठा लेगी तो जिसके तय उनकी आँखों में जो मोहब्बत है वो लोग देख लेंगे। यानी कि आँख जो है आयनादार है, लेकिन लड़कियों को चूँकि यहाँ पे अलामत है कि आँखें झुका के रखना होती है लड़कियों को, तो वहाँ पे ये अलामत के तौर पे इस्तेमाल किए हैं। तो इसमें झुकी झुकी आँखें भी बहुत उम्दा तरीके से इन्होंने पेश किए हैं नफ्सियात को। उसके बाद जैसे आप ये देखेंगे कि माथे का तिल भी एक बहुत उम्दा अफसाना है। इसमें देवर और भाभी के दरमियान जो नफ्सियाती कशमकश है उसे दिखाया है। आप देखेंगे कभी सोशल मीडिया वगैरह पे भी कि एक देवर है जो अपनी भाभी की बहुत इज्जत करता है, उसकी तक़द्दुस और उसका एहतराम हमेशा करता है, लेकिन लाशऊरी तौर पर वो अपनी भाभी से ही मोहब्बत में मुब्तला हो जाता है। लाशऊरी तौर पे ये हो जाता है कभी कभी, ये इंसान की नफ्सियात है, कशमकश है यहीं पे, तो इसको इन्होंने पेश किया। सारी बात एक बहुत उम्दा अफसाना है नफ्सियाती। इसमें जो है ये जो अभी ये मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है जिसको हम लोग मॉडर्न ज़माना कहते हैं, मादा परस्त ज़माना, यहाँ पे हर चीज़ में आप देखेंगे खोखलापन है। लोगों के साथ दोस्ती में खोखलापन है, मोहब्बत में खोखलापन है, रिश्तों में खोखलापन है, जज्बात में खोखलापन है, हर जगह खोखलापन है। हर तरफ आप देखेंगे ना कि वो जो पहले लोगों के अंदर रिश्तों के हवाले से जो कद्र और जो शिद्दत, जो जज्बात हुआ करते थी, वो अभी नहीं है, ख़त्म। वो तमाम जज्बात जो है ख़त्म हो गए हैं। इसी के ऊपर में मैंने एक शेर लिखा था कि साथ में जीने मरने वाले सब मर गए, यहाँ अब किसी के चले जाने से कोई मरता नहीं। क्योंकि अब लोग जो है खोखले हो गए हैं, जज्बात से महरूम हो गए हैं, हर चीज़ में जो है खोखलापन है। तो इस अफसाने में इस खोखलापन और झूठ की वजह से जो इंसानों के अंदर जज्बाती, जहनी और अक़दार की जो खलफशार पैदा हुई है उसे इन्होंने पेश किया इसमें। तो ये नफ्सियाती अफसानों की उम्दा मिसालें हैं। अब आगे देखिए अगले स्लाइड को। मुमताज़ मुफ्ती के अफसानों में दो तरह की औरतें नज़र आती हैं। पहली किस्म मशरकी औरत की है जो ज़िंदगी की आग को दिल की गहराइयों में दबाए हुए खामोशी से अपनी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। यहाँ पे मैंने अलामती ज़बान में इस औरत के हवाले से लिखा है कि जो मशरकी औरतें हैं, मुमताज़ मुफ्ती ने मशरकी औरतों को, देखिए मशरकी औरतों को मैं वाज़ेह कर दूं, मशरकी औरत से मुराद हिंदुस्तानी भी है और मुसलमानी औरत भी है और दीगर मज़ाहिब की औरतें भी, यानी कि जो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश इन इलाकों में और भी दीगर जो मशरकी ममालिक हैं वहाँ जो औरतें हैं वो मुराद है। तो जो मशरकी औरतें हैं, एक तो वो औरत है जो कि अपनी ज़िंदगी को देखेंगे कि चार दीवारी के अंदर में गुजारती है और बहुत ज़्यादा मोहब्बत उसके अंदर में है, इज़्ज़त है, लेकिन अगर किसी से वो मोहब्बत कर बैठे तो उसको अपने अंदर दबाए रहती है, अपनी ख्वाहिशात को अपने अंदर दबा के रखती है, वो आवाज़ बुलंद नहीं करती है, वो अपने ख़िलाफ़ होने वाले मज़ालिम को चुपचाप सहती है। तो ये तमाम चीज़ें जो है मशरकी औरतों की खासियत है, लेकिन मुमताज़ मुफ्ती ने इन तमाम पर तंज़ किया है, ठीक है, तो गुजारने पर मजबूर है। मुमताज़ मुफ्ती मशरकी अक़दार पर
मशरक़ी अक़दार यानी कि जो हमारी जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, हम जो तहज़ीबी अक़दार मानते हैं, ये जो अभी मैंने ऊपर बताया भी, तो वही मशरक़ी अक़दार पर तंज़ करते हैं। इनकी उम्दा मिसाल यानी कि मशरक़ी औरतों वाली जो मिसालें हैं, जो अफ़साने हैं, वो है आपा, पूर्णिमा, ये किरदार है, और बाजी, ठीक है, आपा बाजी है। दूसरी किस्म की औरत वो है जो मशरक़ी अक़दार से आरी है, यानी कि वो औरतें जो कि आप कह सकते हैं कि मग़रिबी ममालिक की जो औरतें हैं, जिनके यहाँ फीलिंग्स नहीं है, जज्बात नहीं है, वैल्यूज़ नहीं है, अक़दार, ठीक है, वो आपके सामने बैठेगी और निगाह उठा के बात करेगी, आवाज़ बुलंद करके बात करेगी, अपने हक़ के हवाले से आवाज़ बुलंद करेगी, और इस तरह की जो औरतें हैं, जो भी ख्वाहिशात है उसको बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सेदारी लेगी और उसको हासिल करने की कोशिश करेगी। तो ये सब जो, और उसके अलावा जो उर्यानियत है, फ़हश जो है, वो इन औरतों में है। तो मुमताज़ मुफ्ती के यहाँ ये दूसरी किस्म की औरतें हैं, और मुमताज़ मुफ्ती के नज़दीक यही औरतें मिसाली हैं, यानी कि वो यही औरतें वो हैं जो कि कामयाब है और सही है मुमताज़ मुफ्ती के नज़दीक, ठीक है। अब इनकी उम्दा मिसाल यानी कि जो दूसरी किस्म की औरतें हैं, उसकी उम्दा मिसाल कौन है? साजिदा, किरदार बता रहे हैं, अफ़साना आपा में साजिदा है, शाइस्ता और अतैया वग़ैरह है। तो इसकी उम्दा मिसाल ये 3 किरदार मैं यहाँ पे अभी देख रहे हैं आप, तो ये 3 किरदार मुमताज़ मुफ्ती के नज़दीक उम्दा है। तो यहाँ पे जो मैंने इससे पहले बताया कि मुमताज़ मुफ्ती के यहाँ औरत बहुत अहम किरदार है, मौजू है, तो 2 किस्म की औरतों को इन्होंने बहुत पेश किया है। अच्छा, आप देखिए, एक औरत को इन्होंने किस तरह पेश किया, एक अफ़साना है, नाम ज़हन से उतर रहा है, नीली गरे इस तरह कुछ है। तो उसमें क्या होता है कि एक औरत है, मशरक़ी औरत, जो कि अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती है। उसका शौहर जो है बहुत राक्षस है, हर वक्त मारता पीटता है, बहुत जुल्म ढाता है उस पर, और इस तरह करते करते उसकी ज़िंदगी तबाह कर देता। लेकिन वो औरत चूँकि मशरक़ी है, और मशरिक़ में क्या होता है कि औरत के लिए शौहर वो भगवान होता है, भगवान का रूप होता है, तो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, तक़द्दुस है उनकी नज़रों में। जब उनका शौहर मर जाता है तो वो उस ज़िंदगी से नजात पाने के बजाय उस शौहर की पूजा करने लगता है बुत बना के। आप सोचिए, यह है मशरक़ी औरत, तो इस पर तंज़ करता है वो। क्या आज की जो आज़ाद ख़याल औरतें हैं, जो मग़रिबी औरतें हैं, जो हमारे यहाँ भी जो आज़ाद ख़याल औरत है, क्या उससे आप ये उम्मीद रख सकते हैं? कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। बहरहाल, तो ये आप मिसालों से समझें। नाज़रीन, मैं आपको एक ये भी बात बता दूं, अभी एक स्लाइड बाकी है, कि इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियो के हवाले से, और अपने दोस्तों से साझा भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे इस्तेफ़ादा कर सके। वीडियोज़ को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, आपकी हिस्सेदारी होगी तो मुझे अच्छा लगेगा, मेरी हौसला अफजाई होगी। नोट्स बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, क्योंकि ये नोट्स आप किसी गाइड में नहीं पाएंगे, और अगर आप इसे हूबहू याद करेंगे तो 5 मार्क्स भी आपको मिल जाएगा। उम्मीद है आप लाइक करेंगे। चलिए दूसरे स्लाइड को देखिए। इसे भी पैराग्राफ चेंज करके आपको लिखना है कि मुमताज़ मुफ्ती एक साहब तर्ज अफसाना निगार गुजरे हैं, इनका उसलूब आम फहम और आसान है। यानी कि मुमताज़ मुफ्ती जो है वो साहब तर्ज अफसाना निगार गुजरे हैं। साहब तर्ज कहते हैं, तर्ज के माने अंदाज, ठीक है, स्टाइल, यानी कि बहुत कम ऐसे अदीब या शायर हैं जिनको उनके अंदाज से, उनके लिखने के अंदाज से, लफ्ज़ों के इंतखाब से आप पकड़ लेंगे कि ये किसने लिखा है। समझ में आ रही बात? तो अगर आप किसी अदीब के मतन को पढ़ करके ये बता दें कि ये मतन जो है वो इस अदीब का है, तो समझ जाइए वो साहब तर्ज है। तो आप तो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि अभी तालिब इल्म है, इसके लिए काफ़ी मुताला की ज़रूरत होती है। बहरहाल, तो वो साहब तर्ज अदीब है, और इनका उसलूब जो है, लिखने का अंदाज़ जो है, वो बहुत आम फहम और आसान है, जो सबको समझ में आ जाता है। तो नाजरीन, ये है मुमताज़ मुफ्ती की अफसाना निगारी, जिसे आप मुलाहिज़ा कर रहे थे। आपके इम्तिहान में ये सवाल आएगा और इसे आप हूबहू मिनवान लिख देंगे, इंशाअल्लाह 5 मार्क्स इससे हासिल हो जाएंगे। नाजरीन, ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों अहबाब से इसे साझा कीजिए ताकि वो भी इससे इस्तेफ़ादा कर सके। वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।